एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि 8 फीट स्पिरिट राजा को पोजेस कर लेती है और लड़ने आ जाती है गैंगचोरी से। दूसरी तरफ वो अंधा समन कांप उठता है। यहाँ ये दोनों लड़ाई करते हैं और राजा भी भारी पड़ रहा होता है गैंगचोरी पर। गैंगचोरी हमला कर ही रहा होता है कि ऑफिसर बीच में आ जाते हैं। वो राजा किसी को भी बीच में आने से मना करता है। अब ये दोनों लड़ते हैं। गैंगचोरी को फील होता है कि 8 फीट स्पिरिट इतनी भी ताकतवर नहीं हो सकती, जरूर कोई ना कोई उसे सपोर्ट कर रहा है और उसी इंसान के सपोर्ट से ये इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है। बाकी ऑफिसर को पता नहीं चलता कि आखिर राजा को हो क्या गया है। गैंगचोरी ताकत से लड़ता है पर राजा उसका हाथ मोड़ देता है, हथियार गिरा देता है और उसे फेंक देता है। गैंगचोरी अब अपनी ड्रैगन पावर यूज करता है और उसके पूरे शरीर से आ रही रोशनी से राजा थोड़ी देर के लिए सहम हो जाते हैं और वही रुक जाते हैं। राजा पहचान जाता है कि ये इंसान नहीं है। मौका मिलते ही गैंगचोरी उस 8 फीट स्पिरिट पर अटैक कर देता है। बिजली कड़कती है, राजा बेहोश हो जाते हैं और वो 8 फीट स्पिरिट उनके बॉडी से निकल जाती है और हमला कर देती है गैंगचोरी पर यूरी पीछे से अपने समन का हथियार निकालती है और उस 8 फीट स्पिरिट पर हमला कर देती है और मंत्र का जाप करने लगती है। दूसरी तरफ उस अंधे समन के मुंह से खून आ जाता है। शायद यही है जो 8 फीट स्पिरिट को सपोर्ट कर रहा है, पर ये बात अभी बताई नहीं गई है सीरीज में। इतने में गैंगचोरी 8 फीट स्पिरिट के दिल पर चाकू मार देता है और वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और फिर वहाँ पे बारिश भी शुरू हो जाती है। ये दोनों राहत की सांस लेते हैं। अब हम देखते हैं वैदिक उस बच्चे ग्वांग को चेक कर रहा होता है और अब ये बच्चा नॉर्मल है। दूसरी तरफ राजा बहुत हैरान होते हैं। वो कीड़े के आने के बाद उसे कुछ याद ही नहीं होता कि वहाँ पे क्या हुआ था। वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो सारी बात याद करके डर जाते हैं। यूरी और गैंगचोरी बैठे हुए हैं। यूरी उसके पास आती है और वो तीर निकालती है। गैंगचोरी को बहुत दर्द होता है और कहता है कि यून की बॉडी भी किसी काम की नहीं है, बहुत कमजोर है। यूरी उसके कपड़े हटाकर देखती है कि घाव बहुत गहरा है और खून काफी बह रहा है। यूरी वहाँ जल्दी से जड़ी बूटी निकालती है जो उसने उस दिन इकट्ठा की थी और उसके घाव पर पट्टी कर रही होती है। यूरी को इतना क्लोज देखकर गैंगचोरी को कुछ कुछ होने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। गैंगचोरी दूर करता है यूरी को। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसी फीलिंग है। वो कहता है 8 फीट स्पिरिट कुछ टाइम के लिए शांत है, पर थोड़े दिन बाद वो जरूर आएगी और उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। यूरी कहती है तुम जाओ, मैं यून को बचाऊंगी। गैंगचोरी उसे समझाता है जो उस भयानक आत्मा पर हमला करता है वो कभी भी उसे छोड़ता नहीं। तुम सेफ नहीं हो यहाँ पर बिल्कुल भी। अगला टारगेट यूरी तुम हो, पर उसे तो यून को बचाना था। गैंगचोरी कहता है जिसने तुम्हें यूज किया उसके लिए मरने तक को तैयार हो तुम, पागल मत बनो। यूरी कहती है वो पहला इंसान था जिसने उसे सपोर्ट किया। जब सब उसे मारते थे तब वो उसे बचाता था, उसका साथ देता था। अगर मैं यहाँ से चली गई तो पूरी लाइफ गिल्ट होगा मुझे। जिस इंसान ने उसे इतना सपोर्ट किया वो कैसे उसे बुरी आत्मा के हवाले छोड़कर यहाँ से भाग सकती है। इतने में वहाँ राजा और बाकी ऑफिसर आ जाते हैं। राजा पूछते हैं कौन हो तुम यून तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। दूसरी तरफ वो बच्चा कहता है कि उसे अपने पापा से मिलना है अभी के अभी। राजा के पूछने पर वो बताता है यून मर चुका है। क्वांग सोंग ने उसे कब का मार दिया था। यून की बॉडी का यूज नहीं था तो उसने उस बॉडी को पोजेस कर लिया। राजा को ये सब कहानी लगती है और बकवास लगता है। यूरी कहती है हमने आपको बचाया है। वो नहीं मानता। इतने में वहाँ ग्वांग आ जाता है और कहता है कि इन दोनों को कुछ मत करो, इन्होंने मुझे बचाया है। ग्वांग कहता है मेरे अंदर एक बुरी आत्मा थी जिसने मुझे बहुत टॉर्चर किया और हर जगह मेरे साथ रहती थी। ये सुन के राजा रोने लगते हैं और ग्वांग की मम्मी भी। अब राजा ग्वांग को सुलाते हैं और बाकियों को कहते हैं मुझे कुछ भी याद नहीं उस टाइम का जब मैंने लड़ाई की थी उनसे, और पूछते हैं क्या मैं बहुत अलग बिहेव कर रहा था। वो सब हाँ में जवाब देते हैं। वो कहता है मैं अपने बेटे जैसा लग रहा था जैसा वो बीमारी के टाइम लगता था। वो सब हाँ में जवाब देते हैं। ये सब सुन के राजा को क्लियर हो जाता है कि उसके अंदर भी वो आत्मा आ गई थी जिसने लड़ाई की। अब हम देखते हैं गैंगचोरी और यूरी घर जा रहे हैं। यूरी सोचती है जैसे इसने बताया वो 8 फीट स्पिरिट वापिस आएगी जरूर और वो अकेले उसका सामना नहीं कर सकती। इतने में गैंगचोरी नीचे गिर जाता है और पानी मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तालाब में है। यूरी सोचती है कि इतनी भयानक बुरी आत्मा से लड़के आखिर गैंगचोरी को भी ताजा पानी की जरूरत पड़ेगी। है तो वो ड्रैगन ही, ताकत तो उसे खैर पानी से ही मिलती है ना। गैंगचोरी के लिए भी काफी डिफिकल्ट था उस 8 फीट स्पिरिट से लड़ना। अब गैंगचोरी को अच्छा फील होता है। वो सोचता है कि इसलिए 8 फीट स्पिरिट के सामने मेरा ऑरा माइनस हो गया यूरी के सामने। यूरी उसके पास आती है और कहती है तुम मेरी बॉडी ले सकते हो, मैं तुम्हें अपना
गार्डियन स्पिरिट बनाने के लिए तैयार हूँ। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी, तब तक के लिए जब तक तुम प्रॉपर ड्रैगन ना बन जाओ। पर इसके बदले गेंगचोरी को मदद करनी होगी यून की आत्मा को बचाने के लिए। यूरी को भी पता चल गया है कि वो 8 फीट स्पिरिट से अकेले तो नहीं लड़ सकती बिना गार्डियन स्पिरिट के। गेंगचोरी कहता है, मैं 13 साल से भीख मांग रहा था इस चीज के लिए और तुम नहीं मानी, और आज ये यून को बचाने के लिए तुम अपने पाँव पर गिरकर मुझे भीख मांग रही हो और इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो। गेंगचोरी को बहुत हर्ट होता है। वो बिना हाँ या ना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं राजा और ग्वांग साथ बैठकर कुछ पढ़ रहे होते हैं और बड़े प्यार से आपस में बात करते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस दादी अपने पोते से मिलने आती है। उसको गले लगाने के बहाने से चेक करती है कि उसमें से वो गंदी बदबू तो नहीं आ रही है। दादी को वो आंखें भी नॉर्मल लगती है ग्वांग की, एकदम ठीक हो गया। उसे समझ ही नहीं आता कि ये आखिर आत्मा गई कहाँ। अब वो सम्मन के पास आती है और पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। सम्मन कहता है पैलेस में कुछ है जिसके बारे में उसे भी नहीं पता चल रहा, पर ये सब की वजह से ही उसका रिचुअल खराब हुआ। उस आत्मा को इंटरनल इंजरी हो गई है। सम्मन कहता है मैं उस आत्मा को दोबारा बुलाने के लिए रिचुअल्स करूंगा। ग्रेस दादी कहती है मैं राजा से बहुत गुस्सा थी और प्रिंस यूंग को बचाने के लिए मैंने उस आत्मा का यूज किया था, पर अब मैं उस आत्मा को दोबारा पैलेस में नहीं देखना चाहती। वो गंदी स्मेल, वो आंखें, वो चेहरा, उसे कुछ भी याद नहीं करना दोबारा। वो कहती है सम्मन से, ये है प्रिंस के अंडरशर्ट, तुम मंत्र पढ़ो ताकि सारी आत्माएं उसके चारों तरफ रहे और जो आत्मा मैंने उसके पीछे लगाई थी वो दूर रहे। सम्मन हाँ में जवाब देता है। अब वो वही जगह आता है जहाँ रिचुअल करता है और वो कपड़े फेंक देता है। ग्रेस दादी की बातें उसे पसंद नहीं आती। फिर वो नोटिस करता है कि वो कपड़े में आग लग गई है और वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो अंधा है। वो सिर्फ महसूस कर सकता है चीजों को। दूसरी तरफ यूरी गेंगचोरी को उठाती है। पिछले 2 दिन से वो सो ही रहा होता है और यूरी उससे लात मार के उठाती है। ये देखकर गेंगचोरी हैरान होकर बड़े गुस्से में कहता है, वैसे तो तुम मुझे गार्डियन स्पिरिट बनने को कह रही थी और अब ऐसे हरकतें कर रही हो। वो कहती है, तुमने जवाब ही कहाँ दिया था, ना हाँ कहा, और तुम बने कहाँ हो मेरे गार्डियन स्पिरिट। गेंगचोरी कहता है, जब समन गार्डियन स्पिरिट को बुलाता है तो उसकी सेवा करता है और तुम खुद को देख लो। इतने में यूरी उसको पंपकिन कैंडी खिला देती है। इसे खाकर तो उसे मजा ही आ जाता है। अब खाना देखकर वो पिघल ही जाता है। खैर, और कहता है तुम्हें रोज ये खिलाना पड़ेगा मुझे, वो भी प्यार से, और एक ब्रेसलेट बनाने के लिए कहता है 5 कलर वाला। ये सुनकर यूरी हैरान होती है कि ये कब से ऐसे डिमांड करने लगा है मुझे तंग करने के लिए, और ये दोनों ऑर्डर देकर वो चला जाता है कि जो भी चीज करोगी प्यार से करना मेरे लिए। जब उसके शहर में एक भी संबंध नहीं है तो जंगल में आखिर रिचुअल किया किसने? राजा ने बनाए हैं रूल्स, उनके अकॉर्डिंग यहाँ संबंध नहीं रह सकता और ना ही कोई रिचुअल्स हो सकता है। कि तुमने उस दिन वाला सामान तो साफ कर दिया था ना? वो ऑफिसर हाँ में जवाब देता है, और इसका मतलब उस दिन के अलावा भी वहाँ पर रिचुअल्स हुआ है। यून और यूरी को बुला के लाओ, ऐसा वो आदेश देते हैं। दूसरी तरफ यूरी वो ब्रेसलेट बना रही होती है और सोचती है कि गेंगचोरी अलग अलग तरीके कहाँ से ढूंढता है मुझे तंग करने के लिए। इतने में वहाँ पानी वाली आत्मा आ जाती है। यूरी को कहती है कि तुम यहाँ मत रुको, भाग जाओ यहाँ से। और वो आत्मा पहले से अच्छी दिख रही है और इसका रीजन ये है कि वो अब कम गुस्सा और नफरत करने लगी है और पहले जैसी हो रही है। वो आत्मा कहती है, तुम जानती भी हो उस 8 फीट स्पिरिट ने कितनी आत्माओं को निगला है, उससे तो मुझे भी बहुत डर लगता है, तुम्हें नहीं लगता क्या? यूरी कहती है कि उसे भी बहुत डर लगता है, पर वो बिना यून को बचाए नहीं जा सकती। यून की मम्मी बातें कर रही होती है। यूरी ने उन्हें चश्मा भी गिफ्ट किया होता है बना के और इससे बहुत खुश भी होती है। और गेंगचोरी उन पर भी ऑर्डर मार रहा होता है कि ये लाओ, वो लाओ, ये बना के लाओ, वो बना के लाओ, और उसकी मम्मी मान भी जाती है। फिर यूरी को कहता है कि सीखो इनसे कुछ। यूरी आके मारती है कि छोटे छोटे काम के लिए तुम इन्हें बोलते हो, खुद नहीं कर सकते क्या? और गलती से उसके चोट पर भी मार देती है। उसे बड़ा दर्द होता है। उसे संभाल रही होती है कि नोटिस करती है कि गेंगचोरी के जूते बड़े गंदे हैं, जबकि वो बाहर ही नहीं गया पिछले 2 दिन से। कि वो बात पलट देता है कि वो वहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। राजा कहते हैं, मैंने उस दिन के लिए तुम दोनों को माफ किया था क्योंकि गलती मेरी थी, तो दोबारा रिचुअल किया किसने? यूरी कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ये रिचुअल का सामान भी उसका नहीं है। रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी संबंध इनके इस शहर में नहीं होनी चाहिए। ये लड़का यून नहीं है, तो इन दोनों को इस जगह से बाहर निकालने का ऑर्डर दे देते हैं। तब यूरी कहती है राजा को, वो 8 फीट स्पिरिट दोबारा वापिस आएगी और आपको और आपके बेटे को बहुत खतरा है उससे। ये सुनकर राजा चुप हो जाता है। गेंगचोरी सोचता है, अब देखते हैं राजा क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे या अपने बेटे को बचाने के लिए रूल्स तोड़ देंगे। राजा
रोते हुए कांपते हुए इन दोनों को इस जगह से बाहर छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। ऑफिसर इन दोनों को दूर जंगल में छोड़ आते हैं और कुछ पैसे देते हैं। यूरी कहती है राजा को कह देना उस चश्मे के ग्लासेस को हमेशा साथ रखें, वो ग्लासेस उन्हें बुरी आत्मा से बचाएगा। गेंगचोरी का अलग ही चल रहा है। वो कहता है कितने कम पैसे दिए इन्होंने। यूरी को समझ नहीं आता कि कौन था जिसने ये रिचुअल्स किया। ये रिचुअल्स करने वाला होता है गेंगचोरी और उसने जानबूझ के किया था ताकि राजा खुद इन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल दे। और वो कहता है कि वहाँ चलते हैं, वो जगह बड़ी सुंदर है। यूरी कहती है माउंट निबुल चलते हैं, पहले मोंग गेसोप से मिलते हैं। मेरी दादी के सम्मान का जो सामान था वो उनके पास पड़ा है। यूरी को समझ नहीं आता कि राजा के पास वो आखिर पत्थर आया कैसे, जैसा पत्थर उसकी दादी ने उसे दिया था। गेंगचोरी मना करता है। वो कहती है तुमने तो कहा था वो 8 फीट स्पिरिट उन लोगों को कभी नहीं छोड़ती जो उस पर अटैक करते हैं। अब हम उस भयानक आत्मा के टारगेट हैं। वो कहती है तुम्हें नहीं आना तो रहने दो, मैं चली जाऊंगी। दूसरी तरफ ग्रेस दादी उनके बेटे से मिलने जाती है जो छुपा हुआ है और डरा सहमा सा है। वो पूछती है तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों बार बार ऐसी हरकतें करते हो जिसे मुझे छुपाना पड़ता है। वो कहता है मैं तो सोकर खेल रहा था, तब उसे वो स्लेब दिखी जो कुएं में कूदकर मर गई थी। उस आत्मा ने मेरा गला दबाया। इसका बेटा उस लड़की के सुसाइड का रीजन था। ये जानने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जोरदार एक चाटा लगाती है उसे और कायर कहती है कि एक राक्षस ही ऐसा किसी लड़की के साथ कर सकता है। वो उनको रोकता है पर ग्रेस दादी उसे लात मार के चली जाती है। अब वही लड़का उस पानी वाली आत्मा के घर जाता है और अपनी मम्मी का गुस्सा उस आत्मा के पापा पर निकालता है और बहुत पीटता है उन्हें लात मार के। और ये सब वो पानी वाली आत्मा देखकर बहुत रोती है। दूसरी तरफ गेंगचोरी यूरी के पीछे पीछे चलता है। थोड़ी देर बाद पता नहीं वो कहाँ चला जाता है और यूरी को लगता है कि कोई जंगल में है जो उसके आसपास है। वो डर के भागती है। उसे टाइगर दिखता है। वो डर जाती है और चिल्लाती है पर गेंगचोरी अपनी बॉडी के रोशनी के एनर्जी से उस टाइगर को भगा देता है। यूरी को उठाता है और कहता है कि रात होने से पहले कोई सेफ जगह हमें ढूंढनी होगी। अब ये दोनों आग जला के बैठे होते हैं और गेंगचोरी राजा को गाली देता है कि खाने के लिए तो कुछ दे ही सकता था ना वो हमें। यूरी उसे वही पंपकिन कैंडी निकाल कर देती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है पर यूरी के सामने नहीं दिखाता कि वो बहुत एक्साइटेड है। एक कैंडी निकालता है और बाकी रख देता है और मजे से खाता है कि कैंडी को और कहता है मैं तुमको अच्छे से एब्जॉर्ब करूंगा, फिर बताऊंगा कि गार्डियन स्पिरिट बनना है कि नहीं। यूरी कहती है कि पहले एक बार मैं जंगल में थी और धूप होते हुए भी बिजली जैसी कुछ कड़की थी, तब क्या तुम वहाँ थे? क्या तुमने टाइगर को भगाने के लिए ऐसी अपनी बॉडी से रोशनी निकाली थी? गेंगचोरी कहता है जिस जगह तुम्हारा घर था तुम्हें पता भी है कितने टाइगर थे वहाँ और उस टाइगर ने कितने गाँव वालों को मार दिया था। तुमको बचपन से लेकर किसी भी टाइगर ने अटैक नहीं किया तो तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच गई थी? ये सुन के यूरी शांत हो जाती है और बस देखती रहती है। वो सोचती है कि जितना बुरा मैं इसको समझती थी उतना है नहीं ये दोनों बस एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। गेंगचोरी ऑकवर्ड हो जाता है और अपनी बाकी कैंडी देखता है पर वो वहाँ नहीं होती। अपनी पावर यूज करके आवाज सुनता है और देख लेता है कि एक बूढ़ा आदमी भाग रहा है। वो उसके पीछे भागता है। यूरी उसको रोकती है, वो नहीं मानता। उस बुढ़े का पीछा करते हुए वो अपनी पंपकिन कैंडी लेने लगता है पर बुढ़ा भी वो देने को तैयार नहीं। इतने में वहाँ एक आदमी आ जाता है मोंक जैसा और अटैक करता है गेंगचोरी पर और कहता है कि तुम इंसान नहीं हो। अब ये दोनों लड़ते हैं और टक्कर का मुकाबला होता है। गेंगचोरी देखता है वो बुढ़ा उसकी पंपकिन कैंडी खा रहा होता है। ये देखकर वो कैंडी लेने भागता है। इतने में वो आदमी मोंक उसके सर पर डंडा मार देता है और अब वहाँ यूरी भी पहुंच जाती है। यही मोंक गेसोप है। अब इसे लेके वो सब घर आते हैं। गेंगचोरी की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो बुढ़ा अंकल उसकी कैंडी खा रहा होता है। वो छीनने लगता है पर यूरी उसे रोक लेती है और मोंक गेसोप उसे कहते हैं कि यूरी जो तुम्हारी दादी का सम्मान का सामान था वो यहाँ नहीं है क्योंकि उस सामान में बहुत पावरफुल एनर्जी थी तो उन्होंने वो सामान माउंट निबुल में रख दिया। दूसरी तरफ वो लड़का खुश हो जाता है। उसने पानी वाली आत्मा के पापा को पीटने के बाद काफी लाइट फील कर रहा होता है और उसने बहुत पी भी रखी होती है। दूसरी तरफ वो अंधा समन अपनी रिचुअल्स कर रहा होता है और यहाँ ये लड़का उस आत्मा को गाली देता है। इतने में उसे वही पानी वाली आत्मा दिखती है और वो वहाँ उसकी तरफ जाने लगता है कि वहाँ पे वही कीड़े आ जाते हैं जो राजा के पास आए थे पोजेस करने से पहले। कीड़े उस पर चढ़ने लगते हैं। यह सब यूं ही आत्मा भी देख रही होती है और छुप जाती है। वो 8 फीट स्पिरिट उस लड़के का गला दबाकर उसे मार देती है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी एपिसोड के लिए कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।